नमस्कार बच्चों, एकेडमी ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सारा क्लास कंप्लीट किया था। यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब 2-3 क्वेश्चंस बच्चे बोर्ड मॉडल वाले जो पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी गई है, उन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के होमवर्क के लिए। आप सभी स्टूडेंट उसको कंप्लीट करें और मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे बताएं कि सर हम लोगों ने बना लिया है। कौन कौन बच्चे बनाते हैं। आज हम अगला क्लास लेकर के आए हैं बच्चे। अगला जो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बाद जो अगला चैप्टर है बच्चे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जो चैप्टर है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? साझेदार का अवकाश ग्रहण। हम सबसे पहले आज जो थ्योरेटिकल टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सभी के पास हमारी थ्योरी अगर होगी तो आप सभी बच्चे थ्योरी को निकालेंगे और हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो साझेदारी के अवकाश ग्रहण का जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जो अवकाश ग्रहण चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक है उन सभी को क्लियर किया जाए। ठीक है बच्चों? सबसे पहले सभी बच्चों को ये उत्सुकता होगी कि सर अवकाश ग्रहण मीन्स क्या होता है। बच्चे, रिटायरमेंट तो आप लोग जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति की अवस्था हो जाती है तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि फलाने सर रिटायर हो गए, फलाना कोई रिटायर होकर के आ गए, मतलब उनका उम्र हो गया। नहीं, यानी जब कोई व्यक्ति 60 ईयर ओल्ड हो जाता है तो उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उससे रिटायरमेंट दे दिया जाता है। रिटायरमेंट मीन्स कि अब आप काम करने लायक आपका जो शरीर है वो वृद्धावस्था हो गया है, अब काम करने लायक आपका शरीर नहीं है, इसलिए आप आराम करिए। सभी बच्चे जनरली यही जान रहे हैं कि रिटायरमेंट का मतलब यही होता है। लेकिन बच्चों, रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब होता है किसी कारणवश, किसी भी किसी भी कारणवश जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अलग हो जाता है, यानी अपना हिसाब किताब कर लेता है, तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ए, बी और सी ये 3 पार्टनर मिलकर के एक साझेदारी फर्म चलाते हैं और सी को मन हुआ कि अब हम 1 जनवरी 2020 से अब इस फॉर्म से हम अलग हो जाएंगे, यानी अब मुझे साझेदारी नहीं करनी है। तो ये क्या करेगा? अपना हिसाब किताब लेकर के, हिसाब किताब मीन्स बच्चों यानी इनका जितना भी पैसा फॉर्म में बनता है उस पैसे को वो ले जाएगा और लेके निकल लेगा। मतलब जब कोई साझेदार किसी कारणवश जब साझेदारी फर्म को छोड़ देता है, यानी साझेदारी फर्म से अलग हो जाता है, यानी अपना हिसाब किताब कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। बच्चों, आप बताएंगे कि कारण क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए सी रिटायर हुआ, ए, बी और सी 3 पार्टनर था
और तीनों पार्टनर मिल करके किसी व्यवसाय को अगर संचालित करते हैं बच्चों, तो ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर जो था, इसमें से सी रिटायर हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि रिटायर जो हो रहा है कोई पार्टनर, तो रिटायरमेंट का कौन कौन सा कारण हो सकता है? अब रिटायरमेंट का बहुत सारा कारण हो सकता है। 2-4 कारण हम बच्चे बता सकते हैं कि जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण होता है तो उसका कौन कौन सा कारण हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला कारण वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था कह लीजिए या शारीरिक कमजोरी कह लीजिए। नहीं बच्चों, तो वृद्धावस्था के कारण जब किसी व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाता है तो वह अवकाश ग्रहण हो सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण, जब आपस में किसी साझेदार के बीच मतभेद हो जाता है तो कुछ पार्टनर सोचते हैं कि भाई हमसे साझेदारी में अब रहनी नहीं है, तो साझेदारी में रहनी नहीं है, इस कारण से भी लोग रिटायर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बीमारी के कारण, किसी साझेदार को अगर ऐसी बीमारी हो जाए जिसके कारण उसे अब रुचि नहीं है, मन नहीं करता है, बीमारी है, शारीरिक अस्वस्थता है, शरीर कमजोर हो गया है, इसी कारण वो अब व्यवसाय में रुचि व्यापार नहीं करना चाहता है, इस कारण से। तीसरा, व्यवसायिक जो कर्म है उसमें अब रुचि न होना। बहुत सारे आदमी का मन जो है वो भक्ति में चला जाता है, वो प्रभु के नाम को जपने लगते हैं, तो उनका मन इस माया मोह से अलग हो जाता है, वो व्यापार नहीं करना चाहता है, उन्हें व्यापार करने में मन नहीं लगता है। तो व्यापार में रुचि अगर खत्म हो गई है तो वो पार्टनर बना रहेगा बच्चों? नहीं बना रहेगा। तो व्यापार से जो रुचि है वो न होने के कारण, अन्य और कई सारे कारण हो सकते हैं बच्चों, अन्य और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई साझेदार फॉर्म से अलग होना चाहता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम 2 क्वेश्चंस बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो अवकाश ग्रहण, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण क्यों करता है और अवकाश ग्रहण क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे बच्चे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं। जब कोई साझेदार फॉर्म से अलग होता है तो आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, ये पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है और सी रिटायर हो रहा है बच्चों, तो सी जब रिटायर होगा तो फर्म को पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि सी को भाई कितना रुपया मिलना चाहिए। जब तक पूरा हिसाब नहीं होगा तब तक ये तो नहीं पता चलेगा ना कि सी का फर्म में कितना रुपया लगा हुआ है। इस डेट को, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है, सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। नहीं, तब पता चलता है ए बी और सी को इस डेट को, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है, उस डेट का तीनों पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है। वो जो कैपिटल का बैलेंस निकलता है ना बच्चों, उतना रुपया उसे, किसे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पाने का हक है, तो उतना रुपया वो लेके निकल लेगा। लेकिन किसी भी साझेदार के पूंजी का शेष निकालने के लिए, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे समायोजन करने पड़ते हैं, उसे भी हमको करना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न में कि जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं बच्चों। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या समायोजन करने पड़ते हैं बच्चों, नए लाभ विभाजन अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है। जो न्यू रेशियो है ना बच्चों, उसको निकालना पड़ता है और गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। जब भी कोई पार्टनर हटेगा तो इसका और इसका जो शेयर है ना वो बढ़ जाएगा बच्चों, यानी गेन करेगा। जब पार्टनर एडमिट होता था ना, प्रवेश करता था, तो शेयर देना पड़ता था शेष साझेदार को, लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो ये अपना जो हिस्सा है वो इस दोनों में बांट के जाएगा, तो इस दोनों का हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी गेन करेगा बच्चों, यानी गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रवेश में हम लोग
मैक्सिमम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, और नए जो लाभ विभाजन अनुपात है, यानी सी के रिटायर होने के बाद या जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करते हैं, उसके अवकाश ग्रहण के बाद कौन कौन से पार्टनर के अवकाश ग्रहण के बाद जो शेष साझेदार बच जाते हैं, वो किस अनुपात में भविष्य के लाभ को बांटेंगे, वो अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यानी नया जो लाभ विभाजन अनुपात है उसकी गणना करनी पड़ेगी। ये दो चीज हमको याद रखना है, एक न्यू रेशियो निकालना है और एक गेनिंग रेशियो निकालना है सबसे पहले। ठीक है बच्चों। दूसरा समायोजन, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। यानी जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फॉर्म में जितनी भी ख्याति बनती है, उस ख्याति को वो उस डेट को जितनी भी ख्याति बनती है, उस ख्याति में उसका जो हिस्सा है वो अपना लेके चला जाएगा। तो उसको देगा कौन बच्चों? जो भी पार्टनर रिटायर होगा, वो जो ख्याति का पैसा लेगा उसको कौन देगा? ए और बी देगा। ठीक है बच्चों। तो ख्याति का सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा ख्याति का, उसके बाद उसके संबंध में जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो ख्याति का कैलकुलेशन हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस चैप्टर में हमने गुडविल का कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है उसके बारे में विभिन्न मेथड की चर्चा हमने की है, और कई सवाल हल किए हैं हम लोगों ने गुडविल का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए। ठीक है बच्चों। तो गुडविल का कैलकुलेशन में हमको लगता है किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिस सवाल में अगर गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा, हम उसमें गुडविल का कैलकुलेशन करना बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। चलिए, तो दूसरा समायोजन हमें क्या करना पड़ेगा? ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा और लेखांकन व्यवहार करना पड़ेगा। तीसरा समायोजन हमें करना पड़ेगा बच्चों, संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, है ना? उस परिवर्तन से फर्म को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, इसकी भी जानकारी हमें निकालनी पड़ेगी। यानी उसके संबंध में, यानी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, इसकी भी गणना करनी पड़ेगी। और उस लाभ और हानि को हम तीनों पार्टनर के जो ओल्ड रेशियो है उसमें बांटेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमें संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ उसके संबंध में जो लाभ होता है उसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलिए, दूसरा चौथा नंबर सवाल है बच्चों, संचय एवं अन्य संचित लाभ एवं हानि का समायोजन करने के लिए। यानी पहले से फर्म में यानी कोई साझेदार जब रिटायर होता है उस समय फर्म की पुस्तकों में कितना रिजर्व है, कितना जो एक्युमुलेटेड जो प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके संबंध में जो लेखांकन व्यवहार है वो करना पड़ेगा। ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी रिजर्व होता था, पहले से विद्यमान होता था, तो उसके लिए हम लोग दो मेथड यूज करते थे, या तो खाता को बंद करना है या तो खाता को बंद नहीं करना है। इसमें जनरली खाता को बंद करने वाला सिचुएशन आता है। यानी उस जितना भी रिजर्व होगा ना, जितना भी लॉस होगा ना या प्रॉफिट होगा, उसको हम सीधे तीनों पार्टनर में बांट देंगे। प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होता है बच्चों? अब हम इसका चर्चा करेंगे तो बताएंगे, वैसे समझ लीजिए जो भी रिजर्व रहेगा उसको डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के लिए उल्टा हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है बच्चों। चलिए, तो संचित लाभ एवं अन्य संचित लाभ एवं हानि का समायोजन करने के लिए। पांचवा है संचय संयुक्त जो जीवन बीमा पॉलिसी है उसके लेखांकन के लिए, जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसके लेखांकन के लिए भी क्या करना पड़ता है? हमें समायोजन करना पड़ता है। तो ये एक नया टॉपिक है जो समायोजन है, उसमें उसका ये एक नया टॉपिक है जो इसमें है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो है उसके संबंध में जो लेखांकन व्यवहार है वो आपको इसमें सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। छठा है बच्चों, अवकाश ग्रहण के करने
अवकाश ग्रहण के करने वाले साझेदार के को दे कुल राशि की गणना करना, यानी जो साझेदार रिटायर होता है उसको टोटल कितना रुपया देना है इसका भी कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। यानी जो पेबल अमाउंट ऑफ जो रिटायरिंग पार्टनर है ना बच्चों, इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी कुल कितना रुपया जो पार्टनर रिटायर होता है उसको कुल कितना रुपया चुकता करना है, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को टोटल कितना रुपया चुकता करना है, इसका भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलिए, 7वां कह रहा है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दावों का निपटारा करना। जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके दावों का निपटारा करना भी जरूरी है। यानी जितना अमाउंट बन रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका, सपोज करिए कि 50,000 रुपया उसका पेबल अमाउंट बना, तो उस 50,000 को हम किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। नहीं, पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो अमाउंट कैलकुलेशन करना, उसके बाद कैलकुलेशन जब हम कर लेते हैं बच्चों तब हमें पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए किस प्रकार का जनरल एंट्री हमें बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके संबंध में, पेमेंट के संबंध में हमें लेखांकन व्यवहार करने पड़ते हैं। नहीं, यानी उस जो देय राशि है, कुल देय राशि है, उसके भुगतान के लिए हमें क्या जनरल एंट्री करनी है उसके बारे में बताना है। उसके बाद लास्ट जो समायोजन है ना बच्चों, पूंजी का समायोजन है। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नए साझेदार के पूंजी के आधार पर हम पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित करते थे, या पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर जो नया साझेदार होता था उसका पूंजी का कैलकुलेशन करते थे। ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर में भी पूंजी का समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम ये 8 समायोजन जो है इस चैप्टर में सीखेंगे बच्चों। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो समायोजन है ना बच्चों, नए लाभ विभाजन अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना। इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से, इस प्रकार इसमें किस प्रकार से हम लोग न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 3 केस है बच्चों, हम अगले जो वीडियो है इसमें चर्चा करेंगे कि 3 केस अलग अलग क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला केस चर्चा कर देते हैं बच्चों। सपोज करिए, हम ये एग्जाम्पल में ही चर्चा कर देते हैं बच्चों। सपोज करिए कि ए, बी और सी ये 3 साझेदार है। पहला केस, फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कि ए, बी और सी ये 3 साझेदार हैं और ये पहले, यानी ओल्ड रेशियो इसका क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 3:1, यानी 3:2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। अब एक बात बताएंगे, अगर सी रिटायर हो रहा है, यहां पे कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, मान लेते हैं सी रिटायर हो रहा है, 1/6, इसका हिस्सा कितना था, 1/6। अब अगर सिर्फ इतना ही कहे प्रश्न में और कुछ नहीं कहे, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहे, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहे, तो इस प्रकार का जो सवाल आएगा ना बच्चों, इसमें हम लोगों को अगर न्यू रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ए और बी, सी रिटायर हो गया, अब बचा कौन, आगे जो लाभ होगा उसको 2 ही पार्ट में बांटेगा, 2 ही पार्ट में बांटेगा, ए और बी में बटेगा। तो ए और बी का रेशियो कितना है बच्चों, 3:2, 3:2 के अनुपात में लाभ बटेगा बच्चों। यानी जो ए और बी है उसका रेशियो क्या होगा, 3:2, और गेनिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, न्यू रेशियो तो 3:2, गेनिंग रेशियो भी बच्चों सेम ही हो जाएगा। यानी जब ऐसा प्रश्न रहे जिसमें रिटायरिंग पार्टनर कहे कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहे, यानी न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहे, तो ओल्ड रेशियो ही, जो शेष साझेदार है उसका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है बच्चों, और वही रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाता है, सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल में मिलेगा। दूसरा केस है बच्चों, अच्छा दूसरा केस में आपको कहेगा, इस प्रकार से कहेगा कि ए और बी जैसे साझेदार है, ए बी सी साझेदार है, जैसे मान लीजिए हम इसी पे ले लेते हैं ए बी सी,
तीन साझेदार है, 3-2-1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अच्छा, ओल्ड रेशियो हो गया। अब इसमें ये कहे कि सी रिटायर हो रहा है, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, 1/6 हिस्सा था। अब इसमें इसका जो शेयर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है ना बच्चों, उस शेयर के बारे में कहे, क्या कहेगा कि इसके हिस्से को बराबर बराबर में बांट लिया गया। यानी ये जो शेयर है ना उसको ए और बी क्या किया, बराबर में बांट लिया, यानी गेनिंग रेशियो दिया रहे। तब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का यानी ए का, ए कितना गेन किया वो निकालना पड़ेगा, ए गेन, ए कितना गेन किया, इसको हम क्या करेंगे, एक एक बांट देंगे यानी इक्वली, यानी ए गेन किया 1/12, और बी कितना गेन किया बच्चों, ये भी सेम गेन किया, यानी 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/12। अब न्यू रेशियो बच्चों निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब ए और बी का मुझे न्यू रेशियो निकालना है, ये न्यू रेशियो तो दिया ही था, तो न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, न्यू रेशियो बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो और प्लस गेनिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 3/6, गेन कितना किया 1/12, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 7/12। फिर बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 2/6 ओल्ड रेशियो, गेन कितना किया 1/2, इसका भी, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 + 1 5/12। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 7/12, 5/12, तो इस प्रकार से हो जाएगा 7:5 रेशियो। तो इस प्रकार से दो कंडीशन इस प्रकार से रहेगा बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, इस दो टाइप का सवाल हम लोगों के पास रहेगा। चलिए अब तीसरा कंडीशन भी थोड़ा सा समझा दे। क्या कह रहा है कि जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में, अच्छा विशेष अनुपात रहे या कुछ नहीं कहे, अच्छा अब कह रहा है कुछ नहीं कहे, एक था विशेष अनुपात में, कहते यही कंडीशन हो गया विशेष अनुपात। चलिए एक कंडीशन और बच गया, दूसरा कंडीशन छूट गया, ये पहला था कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन छूट गया बच्चों, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है। अच्छा कभी कभी क्या कहता है ना बच्चों, चलिए अब हम दूसरा कंडीशन समझाते हैं। कभी कभी क्या कहता है, जैसे ये कहेगा कि ये जो रिटायर हुआ इसको कोई, इसके शेयर को, इसके हिस्सा को कोई एक साझेदार खरीद लिया, कोई एक साझेदार। अब कहता है सपोज करिए कि ए खरीद लिया, इसको कौन खरीद लिया, ए खरीद लिया ओनली, तो इसका जो शेयर है ना बच्चों वो किस में जुट जाएगा, ए में। ए का न्यू शेयर बराबर क्या होता है कभी भी, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो जो गेन किया ना सिर्फ ए गेन किया, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/6 और गेन किया 1/6, ये हो जाएगा बच्चों 4/6। लेकिन बी का जो न्यू शेयर है ना वो ओल्ड शेयर ही होगा, क्यों, क्योंकि वो उसका तो नो चेंज है, यानी ना वो गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, ना वो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका तो उतना ही का उतना ही। यानी जो पार्टनर रिटायर है, ये तीसरा कंडीशन हो गया बच्चों, या अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है और उस रिटायरिंग पार्टनर का टोटल शेयर किसी एक साझेदार को मिल जाता है तो क्या होगा, तो उसी एक साझेदार में उसके सारे हिस्से को हम लोग जोड़ देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। और जो शेष साझेदार बच गया उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा उसके शेयर में। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी, ए का कितना हो जाएगा 4/6, बी का कितना हो जाएगा 2/6, ये 4/2, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, चलिए ये तीसरा कंडीशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये 3 केस हो गया हमको जब भी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो ये 3 कंडीशन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम थोड़ा सा लंबा हो रहा है टॉपिक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम इतना ही पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं बच्चों। अब अगले वीडियो में हम इस 3 केस पे, ये जो 3 केस हमने बताया है, इस 3 केस पे हम सवाल हल करेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से हल करेंगे बच्चों। और जो भी समायोजन बच गए, 8 समायोजन मुझे टोटल पढ़ाने हैं इसमें, तो जो शेष समायोजन बच गए, 7 समायोजन अभी बच गए हैं,
तो इन सातों समायोजन को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि हमारा जो प्रयास है वो हर बच्चों तक पहुंच पाए और हर बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।